टीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जाट राजनीति, यानी कि सर छोटू राम से लेकर के जो जाटों के पहले नेता थे, जिनका जन्म भी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हुआ और उनका परिनिर्वाण भी तभी 1945 के आसपास हुआ, तब देश आज़ाद नहीं हुआ था, 47 में देश आज़ाद हुआ था। तो आज मैं बात करूँगा सर छोटू राम से लेकर के जो जाटों के बड़े नेता थे उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, और वर्तमान स्थिति में जो जाट नेता हैं, यानी पूरे इस लगभग 100 वर्ष की जाट राजनीति में, 120 वर्ष की जाट राजनीति में एक समय जाटों की तूती बोलती थी और आज ऐसा क्या हुआ है कि जाट राजनीति हाशिए पर है, उसके विषय में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपके साथ में बातचीत करूँगा। बहुत दिनों से मेरे मन मस्तिष्क में ये बात चल रही थी कि इस टॉपिक पर बात की जाए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं अनछुआ रह गया है। स्ट्रीम मीडिया तो बात करेगा नहीं इस पर, और किसी कोई लेखक भी इस बारे में लिखना नहीं पसंद कर रहा है। और जाट जो है वो अपने मूल सिद्धांत से भटक चुका है, यानी जो उसके पूर्वजों की जो विरासत थी वो उसे संभालने में नाकाम रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि अगर वो अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने में सफल होता तो आज उसका भारत की राजनीति में ये हश्र नहीं होता जो हश्र हुआ है। बिल्कुल, मैं अब अपनी बात शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, और तमाम जो देश में राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, उनको ये मालूम है कि सर छोटू राम जो हैं वो जाटों के ऐसे अकेले पहले नेता थे जो कि अपने दम पर उन्होंने उस समय गुलाम भारत में, मैं ये कहूँ कि उस समय जब देश आज़ाद नहीं था तब उन्होंने अपनी शर्तों पर और अपने तरीके से तमाम वो काम किए जो आज भी करने कठिन हैं आज़ादी के 73 वर्ष के बाद में। सर छोटू राम भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे। उन्होंने कांग्रेस के नेता थे वो, और कांग्रेस से पहले स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेस के नेता बने, और 1920 के लगभग उन्होंने महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन के चलते कांग्रेस को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी अलग सेपरेट पार्टी बनाई जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। ये यूनियनिस्ट पार्टी उनकी थी। इस पार्टी से वो चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने अपने दम पर पंजाब प्रांत में सरकार बनाई। इसको वो मतलब कांग्रेस से हट कर के अपनी पार्टी बनाना और अपनी पार्टी की सरकार बनाना, यानी लोगों के बीच में इतने लोकप्रिय सर छोटू राम थे कि कांग्रेस उस समय बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस को भी उन्होंने फेल किया, यानी कांग्रेस को भी पछाड़ दिया और अपनी पार्टी के बूते पर उन्होंने जो है वो पहली सरकार पंजाब प्रांत में बनाई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि सर छोटू राम की थी। बाद में उन्होंने और बहुत सारे काम किए, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी अपने अंग्रेज़ों के साथ बैठ कर के उन्होंने टेबल पर 20,000 जाट सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयार किया, जिससे अंग्रेज़ सैनिक जो थे बड़े खुश भी हुए थे, और उन्होंने उसके चलते उनको भागड़ा जो बांध है उसको सर छोटू राम के नेतृत्व में ही, यानी सर छोटू राम के ही द्वारा उसको बनाया गया था। और सर छोटू राम ने जब पहली सरकार बनाई थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद इन्विटेशन उनको दिया था कि आइए हम लोग बैठ कर के टेबल पर बात करते हैं, क्योंकि आपने कांग्रेस के से अलग होकर के जो पहली सरकार बनाई है ये काबिल तारीफ़ है। तो ये कह सकते हैं सर छोटू राम मुसलमानों के भी उतने प्रिय थे, और हिंदुओं के और जाटों के और वगैरह वगैरह तमाम जातियों के भी बहुत लोकप्रिय, उनमें भी बहुत लोकप्रिय थे। इसलिए ही शायद उनको दीनबंधु सर छोटू राम कहा जाता था। छोटू राम एक पार्ट है जिसने समाज को बदलने का काम, यानी वो सोसाइटी को बनाया। छोटू राम ने, वो हिंदू धर्म की बात नहीं करते थे, वो इस्लाम की बात नहीं करते थे, वो मानवता और इंसानियत की बात करते थे। इसलिए उन्होंने इस देश के मज़दूर, किसान और एक जो अर्ज संघ था, यानी जो मेहनत करके खाने वाले लोग थे, उनकी आवाज़ उठाई। ये छोटू राम थे जहाँ से जाटों की राजनीति शुरू होती है। मैं इसमें भगत सिंह की बात कर सकता हूँ, और उनकी मैं नास्तिक जो किताब है उसकी बात कर सकता हूँ, जिसको आज जाट नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि मैं नास्तिक को अगर पढ़ेगा जाट तो वो समझेगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, इसलिए जय श्री राम के नारे लगा रहा है। उसके बाद में चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे देवीलाल रहे हों, चाहे बंसीलाल रहे हों, चाहे और हरियाणा में जो हरियाणा जब बना 1966 में, और वहाँ जो जाट राजनीति शुरू हुई हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये पूरी बेल्ट जो है वो जाट राजनीति के लिए अनुकूल थी। यहाँ चौधरी चरण सिंह पैदा हुए, जैसा मैंने बताया, जिनका जन्म हापुड़ में हुआ था और बाद में बड़ौद बागपत में उनका राजनीतिक क्षेत्र बना।
यहीं पर बंसीलाल पैदा हुए, चौधरी देवीलाल यहीं पर पैदा हुए, जिनको ताऊ के नाम से बड़ा सम्मान के साथ जाना जाता था। फिर उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला, फिर उनके 2 पुत्र अजय चौटाला और अभय चौटाला, और अब उनका पड़पोत्र दुष्यंत चौटाला जो है वो राजनीति में सक्रिय हुआ है हरियाणा के अंदर। उधर मैं अगर चौधरी चरण सिंह की बात करूं तो चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता नहीं थे। चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता नहीं थे, वो गरीबों के नेता थे, ओबीसी के नेता थे, किसानों के नेता थे। लेकिन इस देश का मनुवाद बेहतर तरीके से समझता है। चौधरी सर छोटू राम जाटों के नेता नहीं थे, वो किसानों के, मजदूरों के मसीहा थे, बैकवर्ड के नेता थे। चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता नहीं थे, वो गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, ओबीसी के नेता थे। उसी प्रकार देवीलाल जी, चताऊ देवीलाल, बंसीलाल, ये तमाम जो है वो बैकवर्ड के नेता थे। और इनकी विचारधारा जो थी वो टोटल जो बैकवर्ड समाज है, मजदूर है, किसान है, उसकी राजनीति करने का इनका एक सिद्धांत था। उसी पैटर्न पर ये लोग राजनीति करते थे, इसलिए भारतीय राजनीति में सफल थे। इसलिए इनसे सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग कहीं ना कहीं कतराते थे, क्योंकि ये लगभग 80-85% राजनीति की बात करते हैं। उसमें मैं काशीराम साहब का और देवीलाल जी का जो एक जिक्र है उसको भी हम जोड़ सकते हैं, चौटाला। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम छोटे छोटे पहलू जिनमें बात कर सकते हैं। लेकिन मैं इस 10-12 मिनट के वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो सर छोटू राम और भगत सिंह से राजनीति चली थी, जो गैर हिंदू राजनीति थी, जो गैर धार्मिक राजनीति थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिकी थी कि वो इस देश के मजदूरों की, किसानों की और जो ओबीसी और SC/ST ओबीसी उसकी बात करते थे। इसलिए वो नेता थे, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, सूबे के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में ताऊ देवीलाल जो है वो मुख्यमंत्री रहे, बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे, देवीलाल जी के लड़के चौधरी चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री रहे। उनका बेटा अजीत सिंह जब तक उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे तो वो भी कई बार जीत करके आए। लेकिन ये आज के परिवेश में जब जाटों की इस हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पर जाट नेता बड़े कद्दावर हुआ करते थे। आज ऐसा क्या हुआ है कि अजीत सिंह और कहूँ चौधरी, उनके पुत्र जयंत चौधरी, 3 पार्टियां मिलकर के भी वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। आखिर कारण क्या? इसकी मनुवादियों ने, या मैं कहूँ कि बीजेपी ने ऐसी काट क्या ढूंढी जो कि वो आज जिस गढ़ में कभी चौधरी अजीत सिंह को कोई हराने वाला नहीं होता था, जिस गढ़ में कभी चौधरी जयंत को कोई हराने वाला नहीं होता था, और जिस मथुरा को ये कहा जाता था कि जाट बेल्ट है, जिस खैर को ये कहा जाता था ये जाट बेल्ट है, वहाँ पर आज अजीत सिंह और उनके पुत्र या तमाम उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो चुनाव हार रही है। यानी उनके साथ में ऐसी स्थिति है कि वो उनको सपा का भी गठबंधन था, देखा आपने 2019 में, बसपा का भी उनके साथ गठबंधन था, उसके बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। यही बात मैं अगर हरियाणा के परिवेश में कहूँ कि तो जब वहाँ चौटाला परिवार पर CBI की रेड पड़ी और अभय चौटाला और अजय चौटाला जेल चले गए, तो उन्हीं में से फिर उनके पुत्र ने, यानी कि ताऊ के पड़पोत्र ने, दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग पार्टी बनाई JJP, और उससे उन्होंने चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम भाजपा और BJP के समर्थन में, भाजपा और कांग्रेस के समर्थन में नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई है। लोगों ने सराहा, क्योंकि लोग कांग्रेस और BJP से नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जाट अगर राजनीति करे तो वो देवीलाल और चौधरी सर छोटू राम, भगत सिंह के सिद्धांतों पर करे। लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पात रहा। जब चुनाव जीत करके आए और जीतने के बाद में जो रिजल्ट हरियाणा का आया, बाद में फिर वही दुष्यंत सिंह चौटाला जाकर के BJP की गोद में बैठे और वहाँ पर उप मुख्यमंत्री वो भी बन करके संतुष्ट हैं। यानी विचारधारा कुछ नहीं रही, विचारधारा सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनने तक की थी। ये विचारधारा सिर्फ उनकी निकल करके लास्ट में आई सामने। यही बात अगर मैं हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से हैं, वो पहले BJP के विधायक रहे, फिर निर्दलीय जीत करके आए, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, उससे 2-3 विधायक जीत करके आए। उन्होंने फिर कहा कि उनको वहाँ जब पसंद करने लगे राजस्थान के अंदर OBC, जाट खास तौर से, और OBC और जो यूथ की पहचान वो बने, उसके बाद में फिर वो भी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को लेकर के BJP में चले गए, और आज वो भी BJP के सांसद के रूप में उनकी महज एक पहचान है। अब मैं आता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और अजीत चौधरी पर, जो कि दोनों ही चुनाव हार गए, और दोनों वहाँ चुनाव हार गए जहाँ की जाटों का गढ़ था। अब इसके पीछे का जो कारण है वो हमको समझ लेना चाहिए, वो समझ इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि ये बात सीधी सीधी जाटों की समझ में आनी चाहिए। मैं अक्सर जाटों से बात करता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि हमारे एक अजीत सिंह हार गया तो क्या हो गया, हमारे 24 इस बार जाट सांसद जो सदन है उसमें जीत करके आए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ा सवाल यहाँ खड़ा करता हूँ कि अगर 24 जाट
देश के पार्लियामेंट में जीत करके आ गए, तो क्या वो अजीत सिंह हो सकते हैं? क्या वो जयंत चौधरी हो सकते हैं? क्या वो कोई और जाट नेता हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सतपाल जिसने चौधरी अजीत सिंह को हराया वो एक सांसद हो सकते हैं, लेकिन अजीत सिंह नहीं हो सकते। जिसने जयंत चौधरी को हराया, जयंत चौधरी को हराने वाले एक सांसद हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं भी जयंत चौधरी नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर मैं अगर कहूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज की नेता हैं और आज और किसी पद पर भी नहीं है, ना वो एमएलए हैं, ना वो एमपी हैं, ना वो मुख्यमंत्री हैं, ना वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन वो सब कुछ हैं, सर्वोपरि हैं। 131 सांसद हैं शेड्यूल कास्ट के सदन में। अगर वो बोलें ना बोलें, उनके ना तो बोलने से कोई फ़र्क पड़ता है, ना बोलने से कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर बहन जी आज भी बोलती है तो उसका फ़र्क पड़ता है। ये बात जाटों को समझ लेनी चाहिए कि अगर अजीत सिंह तुम्हारा नेता है और अगर वो बोलते सदन में जा कर के तो उसका फ़र्क पड़ता। और ये 24 जिन जाट सांसदों को आप गिन रहे हो, वो नेता नहीं है, सिर्फ सांसद हैं, और वो भी किसी पार्टी से जीत कर के आए हैं। उस पार्टी के एक तरीके से मैं कहूँ कि उस पार्टी के वफ़ादार हैं और बोलेंगे नहीं, तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब तुम पर दिल्ली बॉर्डर पर जब आप अपने गन्ने के और फसलों के रेट बढ़वाने के लिए, अपने ऊपर हो रहे शोषण की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली आए थे, तो यूपी दिल्ली के गेट पर जिन लड़कों ने, जिन पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस ने आप पर लाठियाँ भांजी थी, उस समय अजीत सिंह आपकी राजी खुशी लेने के लिए पहुँचे थे। 24 सांसद आपकी राजी खुशी लेने के लिए नहीं पहुँचे। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि नेता जो होता है वो नेता होता है और सांसद जो होता है वो महज एक सांसद होता है। तो नेता की तुलना हम सांसद से नहीं कर सकते। नेता बनने में जीवन लगता है, समय लगता है। नेता जब बनता है तो उसके पीछे एक विचारधारा, आइडियोलॉजी खड़ी होती है, और सांसद बनने के लिए सिर्फ एक वोट बैंक चाहिए जो खड़ा होता है। इसलिए कहते हैं कि बड़े नेता का हारना, इसका बड़े नेता जब हारता है तो वो नेता नहीं हारता, उसके पीछे जो विचारधारा उसके पीछे चली आ रही है वो हारती है। अगर आज की तारीख में मैं कहूँ कि अजीत हारे और जयंत हारे और तमाम जाट राजनीति जो है वो हाशिए पर चली गई, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में वगैरह वगैरह में बहुत सारी जो बात करूँ जहाँ जाटों का बाहुल है, राजस्थान में, अगर वहाँ जाट राजनीति जो जाट राजनीति है वो ख़त्म होने के कागार पर है, तो उसके पीछे सीधा सा मकसद है कि सर छोटू राम की विचारधारा, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा, भजन लाल की विचारधारा, और मैं कहूँ कि और तमाम उन SC ST OBC तो किसानों के जो नेता थे, जाट नेता जिनको कहते थे, किसानों के नेता, उनकी विचारधारा ख़त्म होने के कागार पर है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अब ना वो भगत सिंह को पढ़ रही है, ना वो सर छोटू राम को पढ़ रही है। और जब तक इस देश का जाट भगत सिंह को नहीं पढ़ेगा, जब तक इस देश का जाट सर छोटू राम को नहीं पढ़ेगा, और इन दोनों के साथ में जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा, पेरियार लाला सिंह यादव को नहीं पढ़ेगा, रामस्वरूप वर्मा को नहीं पढ़ेगा, जगदेव बाबू को नहीं पढ़ेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो हिंदू है, अभी वो हिंदुत्व पिछले 20-25 सालों में उसके दिमाग में इसके अंदर उतार दिया गया है, और वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक हनुमान के रूप में वो अपने आप को लेकर के आए। इसलिए आज अजीत सिंह भी हार रहा है, जयंत चौधरी भी हार रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल जैसे लोग जो जीत करके आते हैं और बाद में फिर बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दुष्यंत चौटाला जैसे लोग जीत करके आते हैं और बाद में फिर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वहीं जा करके ये जनता के साथ छलावा है। अगर विचारधारा बचानी है तो अपने महापुरुषों को पढ़िए, और जब आप अपने महापुरुषों को पढ़ लोगे तो फिर आप समझ जाओगे कि इस देश का 15% जो सवर्ण है वो आपको किस प्रकार से यूज करता है और आपके जाल में फंसा करके आपके ही नेता को हरा देता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन मुझे याद आती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो राजनीतिक आरक्षण मिला है, जो पूना पैक्ट से मिला था राजनीतिक आरक्षण, बाबा साहब जो पृथक निर्वाचक लाए थे, पृथक निर्वाचक, और महात्मा के बाद में जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी, और भूख हड़ताल के बाद में जो पृथक निर्वाचक को ख़त्म करने के बाद में जो राजनीतिक आरक्षण मिला था, उस राजनीतिक आरक्षण के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये राजनीतिक आरक्षण हमको इतना खतरनाक रहेगा कि हमारे बढ़िया से बढ़िया आदमी को, या हमारे ही समाज के घटिया से घटिया आदमी से चुनाव हरवा देंगे। और वही आज हो भी रहा है। अगर आज अजीत सिंह के सामने सतपाल चौधरी जीत करके आते, जो एक कभी IPS हुआ करते थे, जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है, और उनके सामने अगर अजीत सिंह हार जाता, जिसके बाप दादों ने इस जाट समाज को, इस पूरी समाज को, पूरे किसानों को ऊपर उठाने के लिए लगा दिए, लाठियाँ खाई, आंदोलन किए, और एक IPS आकर के उसे हरा देता, तो समझना एक चौधरी अजीत सिंह नहीं हारा, उसके पीछे खड़ी हुई विचारधारा आ रही है, क्योंकि यही मनोवाद चाहता है। अगर आज मैं अगर ऐसी समाज की बात कहूँ, अगर यहाँ पर उन लोगों का टिकट काट करके ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जो कैडराइज लोग हैं, उनका टिकट काट करके नॉन कैडराइज लोगों को दिया जाता है, या फिर कैडराइज आदमी को नॉन कैडराइज आदमी हरा देता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हमारे बढ़िया से बढ़िया आदमी को, हमारे ही समाज का घटिया से घटिया आदमी इनके द्वारा खड़ा किया जाता है और हमें हरा दिया जाता है, यानी हमारी विचारधारा को हराया जाता है। ये लड़ाई
महज दो नेताओं के बीच की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के विचारधाराओं की, दो विचारधाराओं की, एक मानवतावादी विचारधारा की और एक मनुवादी विचारधारा की। मनुवादी जो विचारधारा है वो इतनी षड्यंत्रकारी है कि वो हमारे ही लोगों को अपने जाल में फंसाती है और हमें ही हर मोर्चे पर डिफीट दे देती है, हमें ही हरा देती है, जिसके चलते, जिसकी काट मान्यवर साहब काशीराम ने ढूंढी, बाबा साहब ने ढूंढी, संघप्रिय गौतम बीपी मौर्य ने ढूंढी, सर छोटू राम ने ढूंढी, भगत सिंह ने ढूंढी और तमाम लोगों ने, बाबू जगदेव बाबू ने ढूंढी, पेरियर रलाई सिंह यादव ने ढूंढी, और मैं कहूँ कि चौधरी महाराज सिंह भारती का नाम यहाँ रह जाता है जाट राजनीति में जब मैं बात करता हूँ। चौधरी महाराज सिंह वो नाम थे, जाटों को उनको भी याद करना चाहिए और बड़े स्मरण करना चाहिए और बड़े सम्मान के साथ स्मरण करना चाहिए चौधरी महाराज सिंह भारती को, जो 1967 में मेरठ से चुनाव जीत करके आए। और उन्होंने ही ये कहा था, जब चुनाव जीत करके आए तो उन्होंने ये कहा था कि मैं, जब वो उनकी डेथ होने वाली थी तो तब उन्होंने, वो पूरी ज़िंदगी मनुवाद के खिलाफ लड़ते रहे, जाट थे, पूरी ज़िंदगी मनुवाद के खिलाफ लड़ते रहे और अपने मरने से पहले अपनी विल में, अपनी वसीयत में ये लिख करके गए थे कि मेरे मरने के बाद में ना तो दोनों सदनों में 2 मिनट का शोक रखा जाए और ना ही मेरे नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाए, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी वैज्ञानिक सिद्धांत पर जीता रहा। मैं नरक और स्वर्ग का खंडन करता रहा, उनका विरोध करता रहा, उनको बताता रहा ना तो नर्क होता है ना स्वर्ग होता है, और अगर मेरे नाम के सामने वो जोड़ा जाएंगे तो ये मेरे पूरे जीवन के आंदोलन की हत्या होगी। ऐसे लोगों को जाट समाज को पढ़ना चाहिए, और अगर हम पढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि जाट राजनीति पटरी पर लौटेगी और SC ST OBC माइनॉरिटी, हमारे जो महापुरुष हैं, मैं तमाम सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं सबको पढ़ता हूँ। तो अगर हम उनको पढ़ेंगे, हिंदूवाद को छोड़ेंगे, मंदिर की लड़ाई को छोड़ेंगे, मंडल कमीशन को पढ़ेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि जाट राजनीति दोबारा से मेन पटरी पर आएगी। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि आने वाले 10 या 5 साल में जाट राजनीति पूर्णतः ख़त्म हो जाएगी और जो 2-4 जाट जीत करके आएंगे वो ठीक इसी प्रकार जीत करके आएंगे, कभी BJP की गोद में बैठ करके और कभी कांग्रेस की गोद में बैठ करके। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जाट समुदाय इस वीडियो को देखे तो बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली बार फिर किसी इसी प्रकार की विचार के साथ में मिलूंगा, किसी दूसरे ब्लॉग के साथ मिलूंगा। तब तक आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।